हेलो मनी 9। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है बीते दिनों की गिरावट को, लेकिन आज भी 17,000 का स्तर टूट गया है। लेकिन आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो आपको बता दें कि देश के पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कॉन्क्लेव को संपन्न करा करके हमारी पूरी टीम वापस आ गई है और बड़ी संख्या में आप लोगों का प्यार मिला यहाँ पर, और आने वाले दिनों में उसकी तमाम झलकियाँ जो है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अब जरा बाजार की बात कर लेते हैं। तो 17,000 का स्तर आज हमने टूटते हुए देखा निफ्टी में। हालांकि 17,958 के बाद हमने देखा कि लोअर लेवल से एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिली और अभी 17,42 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या अब बाजार नीचे की तरफ की दिशा बना रहा है क्या? क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया हम देख रहे हैं 17,100, 17,000 से लेकर 18,000, 18,100, ये 1000 अंकों का जो दायरा है, इसी में काफ़ी बाजार लंबे समय से कामकाज कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए? अदानी समूह की कंपनियों में क्या करना चाहिए? आज ऑटो की पिटाई क्यों हो रही है? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के अपने हम जो एक्सपर्ट हैं उनसे लेंगे। ये देखिए किस तरीके से ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़का और उसके बाद हमने देखा कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं, वीपी रिसर्च हेड शेयर इंडिया के। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सर। कैसी रही आपकी यात्रा? अभी लंबे समय तक बाहर थे, उसका अनुभव बताइए और साथ ही साथ अब ये मान के चलें क्या कि बाजार अभी और लंबा समय लेगा इस कंसोलिडेशन में, और कितना समय जाएगा, और क्या कहीं ना कहीं बाजार की दिशा नकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है या कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे रही है? पहले तो विपुल जी, आपकी जो फाइनेंशियल कॉन्क्लेव था उसके लिए बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ऐसी कॉन्क्लेव होना और इस तरीके से सक्सेसफुल होना वो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। बहुत बहुत हालांकि शुक्रिया सर। हम लोग पर्सनल घूमने जब जाते हैं तो हर बार टेंशन यही होती है, और इस बार घूमने गए तो जो बैंकों का इस बार दिवालिया निकला है यूएस में, वो काफी डरावना रहा है। तो उसको लेकर के मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जरूर है, लेकिन मुझे लगता है भारत आके बाजार जो है वो काफी स्ट्रांग है। और उन लेवल्स के हिसाब से अगर देखते हैं स्टॉक जी स्पेसिफिक चर्चा जब हम लोग करेंगे तो आपको क्लियर कट मार्केट का अंदाजा लगेगा। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी है और उसका फायदा जो है वो यूएस के इस तरीके की न्यूज का भी एक टेम्परेरी इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं से अपसाइड के लिए फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको मार्केट में यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, चलिए सर, एक तो आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है, एक और बात आपसे जाननी चाहेंगे, और वो है बैंकिंग को लेकर के कितना बड़ा खतरा आप देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग की काफ़ी पिटाई हो रही है और जो एक खतरा है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के लिहाज से आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो विपुल जी ये समझिए कि वहां के बैंकिंग सेक्टर और यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है। और उस फर्क को देखें तो वहां पर काफी जो है वो लिवरेज है, यहाँ पर काफी लिमिटेशन है, और इसी वजह से भारत के बैंकों का स्वास्थ्य जल्दी खराब होने वाले हालात में नहीं नजर आता है। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के थोड़ा पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस में बैंक जो है वो खराब हुए तो भारत के भी बैंकों के वही हालात हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम चांसेस हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन देखते हैं तो छोटे मझोले शेयर जिनका थोड़ा सा स्टेक बैंकिंग सेक्टर पे या फिर बैंकिंग सेक्टर से अदर जो कंपनीज है उनपे एफआईआईज का जो निवेश है उसका एक इम्पैक्ट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा पुअर होते हुए नजर नहीं आएंगे। कोरिलेशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय इंटरनेशनल से अगर कंपैरिजन करते हैं मार्केट से, तो भारत के मार्केट का कोरिलेशन काफी पॉजिटिव है और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको 20-30% ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेगमेंट और सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर ग्रोथ अभी स्टेबल है। रही बात बैंकों की, थोड़ा बहुत बैंकों में इस तरीके के पैनिक सिचुएशन के बाद जो है वो एक डर फैलता जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें डरने की जरूरत नहीं है और इतना कुछ मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम हर चीजों में देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये इंटरनेशनल जो अभी स्वास्थ्य खराब हुआ है बैंकिंग सेक्टर का, ये एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर भारतीय बैंकों के लिए जरूर देता हुआ नजर आए। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। कौन बोल रहे हैं सर? जी अजय कुमार मऊ से। अजय कुमार जी बोल रहे हैं। अजय जी नमस्कार, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार सर।
मैं अडानी ग्रीन का 5 शेयर 1966 रुपये पे लिया था। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको एवरेज कर लूँ, छोड़ दिया, अभी रहने दूँ। अडानी अडानी ग्रीन के कितने शेयर ले रखे हैं आपने? जी 5 शेयर लिया था मैंने 1966 पे। अभी सोच रहा हूँ इसको एवरेज करूँ या फिर रहने दूँ अभी भी। ठीक ठीक। अब पूछते हैं रवि जी से, अदानी समूह पर सर अभी भी लोग काफ़ी सारे सवाल लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 1966 के भाव पे इन्होंने अदानी ग्रीन के शेयर ले रखे हैं। अब ये इन लेवल्स पे आकर के चाह रहे हैं कि क्या कुछ एवरेजिंग की जा सकती है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रीन को लेकर के कई सारे कंसर्न जो है निकल करके आए हैं और ख़ासतौर से लॉन्ग टर्म में किस तरीके से ये प्लान आउट होगा उसको लेकर के आशंकाएं हैं। तो 1900 के ऊपर की इनकी खरीद है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं 816 817 के आसपास चल रहा है। हालांकि आज ज़रूर अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन या तो अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसे में जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्या कुछ सजेशन दे रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी विपुल जी हमने अदानी के ऊपर काफी चर्चाएं की हैं और बिल्कुल। लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए, पैनिक की सिचुएशन मत क्रिएट करिए। रही बात कंपनी की, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है, यानी अदानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज ऐसी कंपनी है जो कि आपको ग्राउंड रियलिटी पे भी है, फंडामेंटल रातों रात चेंज नहीं हो जाते। जो भी सिचुएशन न्यूज इंपैक्ट हो वो आपको जरूर देखने को मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय दीजिए तो ये जो चीजें में उथल पुथल मची हुई है ये थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और इन लेवल पर अगर जैसे इनका शेयर ऊपर के लेवल पर था, यहाँ पर मौका मिला है, अभी थोड़ा सा करेक्शन के फेज में है, तो आप एवरेज करने की भी जल्दी मत करिए। आज बाइंग फ्रीज लगाए, थोड़ा सा फ्रीज को खुलने दीजिए, वापस अगर कोशिश करें तो 600 से 800 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसपे कि आप थोड़ी बहुत एवरेज कर सकते हैं और वापस अपना जो 5 शेयरों का एवरेज है उसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने की जरूरत है। अभी जो हालात बने हैं इसमें थोड़ा सा अदानी ग्रुप पे वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ी है। जब तूफान आता है तो सामने खड़े होने का कोई फायदा नहीं होता, वही हाल इस समय अदानी ग्रुप पे चल रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखा जाए तो कंपनी में स्टेबिलिटी काफी है, चाहे अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी इंटरप्राइजेस हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय दीजिए, 3 से 6 महीने लगेंगे इस वोलेटिलिटी को सेटल डाउन होने पे, और मौका मिलता है तो बिल्कुल एवरेज करने से बचिए नहीं, उसको एवरेज करिए जिससे कि आप अच्छे लेवल्स पर निकल सकें। ठीक है सर, थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए। 3 से 6 महीने में स्थिति जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद कोई कॉल लीजिए। अभी आपका निवेश है, आप रखे रहिए और जब समय आएगा तो आप एवरेजिंग भी बिल्कुल गिरावट में कर सकते हैं। अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ राज जी जुड़े हुए हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। राज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मथुरा से बोल रहे हैं सर। मथुरा से? चलिए भाई, श्री कृष्ण जी की नगरी है, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? सर मैं रिटायर्ड हूँ बैंक से। अच्छा, बैंक से रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अभी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? मैंने सर IRFC लिए थे, किसी ने बताया था कि अच्छा है, पब्लिक जी। सेक्टर का है। अच्छा। तो मैंने थोड़ा एकोमुलेट करते करते 2000 के आसपास शेयर खरीद लिए थे और एवरेज मेरा 32 रुपए से ऊपर है। 32 रुपए से ऊपर 2000 शेयर आपने लिए हुए हैं, और क्या सोच के लिया हुआ है, कितने समय तक इसे आप होल्ड करेंगे? उसने कहा था कि 1.5-2 साल तक होल्ड करना, तो मैंने उसी हिसाब से लिए थे। होल्डिंग करने में मुझे कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि बाजार बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, ये लगातार घट रहा है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था। आपने एक तो खरीद भी बिल्कुल ऊपर की सर, ये थोड़ा सा कई बार प्राइसिंग भी बड़ा मैटर करती है कि आप किन लेवल्स पे ले रहे हैं। अभी अगर हम देखें, तो आपकी सही है, ये तो गलतियां लोग करते ही रहते हैं। जी जी जी, हाई किसी को मालूम नहीं है, हम आज खरीदते हैं तो लगता है ये लो है, कल बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये तो बात आपकी सही है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है हम हाई में फंसे हैं। जी। सितंबर अक्टूबर में एक रैली यहाँ पर देखने को मिली थी, 20 रुपए से शेयर सीधे 34-35 रुपए तक गया था, 37 रुपए तक गया था। उसी के इर्द गिर्द इनकी गया था, तो जब 37 बिल्कुल नीचे आया था तो 5 रुपए घटने के बाद हमने कहा कि कंफर्टेबल जोन में है। चलिए चलिए ठीक है सर, जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। 37 तक गया सर, 37-70 का हाई लगाने के बाद से, उसके बाद से ये शेयर एक दायरे में ही है, बल्कि ऊपरी स्तरों से लगातार हल्का हो रहा है। अब इनकी खरीद के भाव से तो थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या नज़रिया इनको अपनाना चाहिए? देखिए विपुल जी, मैं पहली बार जो है वो इनकी बातें सुन रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत पेशेंस से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत सही बात की इन्होंने कि हम कभी भी हाई और लो नहीं पकड़ सकते हैं, और कोशिश ये होती है कि बेस्ट जगह पे निवेश करें। तो अभी देखिए IRFC एक ऐसा स्टॉक है जिससे कि
जनरली आपके ही प्रोग्राम पे बजट से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब ये स्टॉक उस समय अराउंड जो है वो इसी रेंज में था, और हम लोग ये चर्चा करते थे कि ये स्टॉक सीजनल स्टॉक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लीजिए, फरवरी, 1 फरवरी आता है, प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए, फिर अगले सीजन का इंतजार करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है, खरीदिए, फरवरी में निकल जाइए, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी की अनाउंसमेंट होती है उसके ऊपर चलता है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आईआरएफसी आपको 5% का डिविडेंड यील्ड भी देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 रुपए पे स्टॉक चल रहा है और यही इसके आसपास का करीब बॉटम है, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए तक जा सकता है। तो थोड़ी खरीदारी और कर लीजिए, पेशेंस बनाइए। मुझे लगता है कि जो लेवल्स आपने साल भर का लेवल की बात की है, मुझे लगता है साल भर में वापस से आपको 38 और 40 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल समय दीजिए, थोड़ी खरीदारी करनी है तो 27 और 25 का जो लेवल चल रहा है, इन लेवल्स पर थोड़ी खरीदारी की जा सकती है और वापस से स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ नजर आए। तो उम्मीद है राज जी आप संतुष्ट होंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, उसकी भी सराहना यहाँ पर रवि जी की तरफ से की गई है। बहुत सारे लोग जो है हम देख रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से हमें प्रश्न भेज रहे हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, धैर्य रखिए। धर्मेंद्र जी का प्रश्न आ रहा है, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार सर। आस्था यादव जी लगातार प्रश्न पूछ रही हैं। आस्था जी आपका सवाल नोटिस में आ गया है, ले लिया जाएगा। तो बार बार अगर आप प्रश्न ना भी पूछेंगी तो भी आपका सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उन तमाम दर्शकों से निवेदन है कि सवाल एक बार भेज दिया आपने, आप ये मान के चलिए कि आपका प्रश्न जो है अगर समय रहा तो बिल्कुल लिया जाएगा। आप 100 बार भी भेजेंगे, आप एक बार भी भेजेंगे, उसकी महत्ता सिर्फ उतनी ही रहेगी। जयपाल गुर्जर जी हैं, आपके भी प्रश्न लिए जाएंगे सर, लेकिन अगले दर्शक के पास चलते हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं सर आप इकबाल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सिंगरौली एमपी से बोल रहे हैं। कहाँ से? एमपी मध्य प्रदेश सिंगरौली से। अच्छा, सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं इकबाल साहब आप? इकबाल साहब क्या करते हैं सर? जी क्या करते हैं आप? मैं फोरमैन हूँ सर। क्या है? फोरमैन सुपरवाइजर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये है कि अडानी के लगभग सभी तो मैंने पैसा लिया। पीसी जमीदार में मैंने काफी पैसा 15-16 हजार इन्वेस्ट किया हुआ है। अडानी उनका के जब 21 रुपया था तो फिर और डाला तो एवरेज चला गया, ऊपर भाग गया, 37 चला गया और फिर अभी वो लॉस जा रहा है। और अडानी पोर्ट, अंबुजा सभी में लिए हुए, क्या करें? जिसे प्रॉफिट हो रहा है उसको निकल जाके छोड़ दे। अभी जो है अडानी पोर्ट किस रेट पे लिया आपने? अभी मैंने 540 में लिया था अडानी पोर्ट को। ओ, ये अच्छी बात है आपकी कि मतलब ये गिरावट में इन्होंने खरीदारी की है। अब इनको यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा। जी, अडानी ट्रांसमिशन सभी में सब प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या सिर्फ अंबुजा सीमेंट में भी लॉस हो गया? उसका और बढ़ा देंगे तो हाई चला गया, बढ़ गया, तो इसलिए प्रॉफिट लो हो गया। तो इन्होंने सर जो गिरावट रही रवि जी, मोहम्मद इकबाल साहब ने उस गिरावट का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लोअर लेवल पे अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन इन्होंने खरीदे हैं और इन सब में अब इनको प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेप्ट अंबुजा सीमेंट, शायद इन्होंने ऊपर के भाव पे लिए हों। अब ये बताइए कि कह रहे हैं कि क्या मतलब इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए या यहाँ पर थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए? आप क्या कुछ उन लोगों को सजेस्ट करेंगे, खासतौर से जिन्होंने जो बड़ी गिरावट आई उस समय उन्होंने एक तरीके से हिम्मत दिखाते हुए उन शेयरों में खरीदारी की? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा सवाल अधूरा सा लगता है क्योंकि हम लोग लेवल्स को फॉलो करते हैं और अगर लेवल्स मिलते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, देता हूं, जो कि मुझे लगता है कि आपको भी मेरी बात जेन्युइन लगेगी। सबसे पहले तो देखिए, जब भी किसी शेयर को खरीदारी करिए और आपको प्रॉफिट आ रहा हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल को बाहर निकाल के अलग अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। बाकी जो कि प्रॉफिट है उससे जो स्टॉक बने हुए हैं उसको कंटिन्यू रखिए। अब इसको ऐसा समझिए कि अगर मैंने 100 स्टॉक खरीदे हैं और 100 स्टॉक पे मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है और मैंने 100 स्टॉक पे अगर मैंने 1000 रुपए का निवेश किया था और मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं पहले 1000 रुपए अपने बाहर निकाल लूंगा। बाकी वो स्टॉक्स यानी कि 20 स्टॉक 30 स्टॉक जो भी बेच के निकल सकता हूँ, बाकी स्टॉक्स को कंटिन्यू रखूंगा और उनको आगे कंटिन्यू चलाता जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जब भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, प्रॉफिट 5% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। और अगर डिप आता है तो आपके पास फिर मौका ही मौका मिलता है, आप दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना ज्यादा अच्छा है। अब रही बात अडानी ग्रुप की, देखिए
अदानी ग्रुप पे मैंने इससे पहले भी बताया, चाहे अदानी इंटरप्राइजेस हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो, इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर यहाँ पर बुक करके चलें। और विपुल जी, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मार्केट पे रिस्क पे काम मत करिए, ऐसी स्ट्रेटेजी बता के जाता हूं जो कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी, और वो थी जो मैंने आपको बोला था कि एट द मनी की कॉल और पुट बाय करके चलिए, दूसरे दिन आपका पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। इस टाइप की स्ट्रेटेजी जो बताई थी, जिन लोगों ने फॉलो की होगी, जरूर मैं समझता हूँ उनको प्रॉफिट मिला होगा। निश्चित रूप से, और वो स्ट्रेटजी काफ़ी काम की और काफ़ी लोगों ने उसमें जो है पैसा बनाया था। और वो स्ट्रेटजी आपने तब दी थी जबकि संकट के बादल और ज़्यादा गहरे थे, हर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे थे, और उस समय एक रणनीति आपने जो बनाई थी, निश्चित रूप से हमारे दर्शक उससे लाभान्वित होंगे। राजेंद्र खंडेलवाल जी से बातचीत करें उससे पहले जरा एक सवाल यूट्यूब पे ले लेते हैं। खंडेलवाल जी आपके पास आ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार जी काफ़ी परेशान हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार सर, बोल रहे हैं नमस्कार, मुझे 5 लाख रुपए निवेश करना है शेयर में, अभी कर सकते हैं क्या? अगर हो 2-3 साल के लिए अगर मुझे पैसे लगाने हो तो प्लीज़ कोई सजेशन दीजिए। 5 लाख रुपए इनको लगाने हैं। पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी के मौजूदा स्तर, क्या 2-3 साल के लिए पैसे लगाने के लिए ठीक हैं? बाज़ार में और करेक्शन की उम्मीद करें, या बाज़ार में कोई क्लियर साइन दिखने लगे मजबूती का, उसके बाद निवेश करना चाहिए? अभी करंट लेवल पर इनको पैसे लगाने हो सर, तो आप क्या सलाह देंगे? और उसके बाद आपके कोई पसंदीदा आप अभी सजेस्ट करना चाहें या कार्यक्रम के आखिर में, वो आपके ऊपर है। देखिए, मैं चाहूंगा कि ये कार्यक्रम के पूरे आखिर में बने रहें, तभी मैं इनको 5 स्टॉक यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, 5 से 8 स्टॉक। तो आप इसको बिल्कुल कंटिन्यू रखें, इसको मैं जरूर सवाल लूंगा। अगर भूलने की भी कोशिश हुई तो आप भूलने नहीं देंगे विपुल जी, ये आपकी क्वालिटी है। और दूसरा रही बात, देखिए 5 लाख रुपए है, डिवाइड कर लीजिए इसको 5 पार्ट में, यानी 1-1 लाख रुपए डिवाइड कर लीजिए। और एक चीज अभी स्ट्रैटेजी में नोट कर लीजिए पेन पेपर लेके, निफ्टी 16,500 तक जब आती है तब तक आपके पूरे 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो जो करंट लेवल चल रहा है 17,000 का, इस पे 1 लाख रुपए यही बनता है। 100-125 रुपए नीचे आता है, दूसरा लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो लास्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 16,500 तक डिवाइड कर लीजिए, यानी कि सिंपल है, जो आपके 5 लाख रुपए हैं उनको 17,000 का जो निफ्टी चल रहा है उसको 5 लाख माइनस करते जाइए, यानी कि आपको 500 नंबर से माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब स्टॉक की चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे, तो ज्यादा बेटर है, तब तक बने रहिए। तो बने रहिए सर। धर्मेंद्र जी कार्यक्रम पूरा देखिए, आखिर में आप 5-7 शेयर आपको सजेस्ट किए जाएंगे, लेकिन हाँ ये बता दिया गया है 5 लाख लगाने हैं तो अभी के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए लगाइए, वेट कीजिए, और 16,500 आते आते आपको पूरे पैसे लगाने हैं, ताकि जैसे ही बाजार में बाउंस बैक हो आपका रिटर्न काफ़ी शानदार रहे, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिले। चलिए अब जरा खंडेलवाल साहब से बात कर लेते हैं। खंडेलवाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? सर एकदम बढ़िया, बिल्कुल। चलिए आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है मनी 9 की तरफ से। आज कैसे याद किया सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास में IDFC फर्स्ट बैंक के जी 1,000 शेयर है 59 रुपए के भाव पे। 1,000 जी 59 रुपए के भाव पे? हाँ जी 59 रुपए के भाव पे। और टाटा स्टील है 110 रुपए के भाव के 700 शेयर। अच्छा, 110 के भाव पे 700 शेयर, ठीक है। और DCB भी ले रखा है आपने? DCB मैंने सेल कर दिया। सेल कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। IDFC बैंक आपने 59 पे लिए हैं, 55 चल रहा है, 4 रुपए पर शेयर का नुकसान है। इसके अलावा आपने टाटा स्टील किस भाव पे बताया सर? 110 रुपए पे? 110 रुपए जी। मेटल शेयरों में अभी भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं ओवरऑल देखने को मिल रहा है, हालांकि आपकी खरीद से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। 110 पे आपने लिए, 105-6 आज चल रहा है। सर इन 2 कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डर लोगों को सता रहे हैं। दूसरा है मेटल में इन्होंने निवेश किया है, टाटा स्टील, हालांकि इनकी खरीद से ज़्यादा नीचे नहीं है। ओवरऑल आपका व्यू? देखिए मुझे लगता है विपुल जी, स्टॉक इन्होंने अच्छे खरीदे हैं, कंटिन्यू करना चाहिए। 55 के पास IDFC फर्स्ट चल रहा है, थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है 53-54 के आसपास के लेवल तो बिल्कुल एवरेज कर लीजिए। 59 पे खरीदे हैं, बहुत अच्छा लेवल है, बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो थोड़ा एवरेज करके निकलने की कोशिश करेंगे। और इसकी बिकवाली करिएगा 75 रुपए को, उससे पहले मत करिएगा, जल्दबाजी में मत करिए, आराम से रखिए, स्टॉक चलेगा, आपको अच्छा मुनाफा देगा। दूसरा स्टॉक आपने टाटा स्टील बताया 110 पे लिया है। देखिए टाटा स्टील 102 रुपए के नीचे जाने वाला नजर आ नहीं रहा है, होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर आप थोड़ी एवरेज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे नेशनल एल्युमिनियम 83 रुपीज का चल रहा है, उसकी एवरेज कर लीजिए। और
आपका मेटल काउंटर बिल्कुल आपने सही बोला विपुल जी, यहाँ से चलने की कगार पे है, तो आपको दोनों में फायदा मिल सकता है। तो आप ये स्ट्रेटेजी बनाइए और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा। जी। चलिए, अब जरा रंजीत भाटिया जी ने जरा हमें प्रश्न भेजा है यूट्यूब के माध्यम से, उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आया जाए और देखते हैं रंजीत जी क्या पूछना चाह रहे हैं। तो रंजीत जी जानना चाह रहे हैं कि मनोरमा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। सर, अगर आप ट्रैक करते हो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ को, तो ये जानना ही चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इन्होंने खरीद लिया है या ये खरीदना चाह रहे हैं। तो सर, कोशिश ये किया कीजिए कि अगर जो भी आपका प्रश्न हो थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, ताकि सर आसानी से आपको बता पाएंगे कि पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और अगर हायर लेवल पे हैं तो क्या करना चाहिए। अभी 1024 के आसपास चल रहा है सर, आपकी राय। देखिए, एडिबल ऑयल्स के इसमें ट्रेड करती है कंपनी, एग्री प्रोसेसिंग में आती है और कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, तो थोड़ा सा मोमेंटम तो इसमें कंपनी में बना रहता है। और कंपनी का करीब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो करीब जो है वो 22% से बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है, कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए 1250 का लेवल भूलना नहीं चाहिए। 1250 का लेवल जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस बीच रिलायंस को लेकर के अलग अलग प्रश्न है, हालांकि मुझे लग रहा है एक ही व्यक्ति ने अलग अलग आईडी से शायद प्रश्न भेजे। शामिद तन्हा जी ने लिखा है कि सर, मैंने रिलायंस को 2500 पर बाई किया है, मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर इस मंदी को ये शेयर झेल पाएगा, रिलायंस कहाँ तक गिर सकता है। आस्था यादव जी ने भी सेम कॉपी पेस्ट करके वही सवाल लिखा है। तो उम्मीद करते हैं अलग अलग आईडी से एक ही व्यक्ति ने ये प्रश्न भेजा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर, अब इनको ये लग रहा है आस्था जी को कि क्या ये मंदी झेल पाएगा और कितना नीचे जा सकता है। 2500 की इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए। बाजार का दिग्गज कंपनी है, क्या अगर बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो तो क्या होल्ड करना चाहिए या आपको लगता है कि एवरेज करना चाहिए, क्या अभी की क्या राय है। देखिए विपुल जी, लोग अपने सवालों को लेने के लिए कई कई जो है वो स्कीम्स लेने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन ये भी होता है कि हम आलसी भी बहुत होते हैं, तो कभी दूसरे का क्वेश्चन अपने क्वेश्चन से मिलता है तो कॉपी पेस्ट करके भी पेस्ट कर देते हैं। हाँ, ऐसी चीजें तो मैं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। खैर, अब अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों तो हम चाहेंगे कि दोनों व्यक्तियों को जवाब मिल जाए। किसी एक व्यक्ति ने ये क्रिएटिविटी दिखाई है तो उनको भी उत्तर मिल जाए। क्या सलाह रहेगी रिलायंस से। देखिए, फिलहाल रिलायंस में मैं कहूंगा कि बिल्कुल बने रहिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, कुछ ऐसा इंपैक्ट आने वाला नहीं है। मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया है और इस करेक्शन पे अगर देखते हैं तो 2150 तक मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पर 2100 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 2500 की खरीद है तो बिल्कुल एवरेज करने का मौका अभी आपको मिलेगा और वो करिएगा आप 2200 और 2180 के बीच में, तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर बेहतर एवरेज हो पाएगा। अब रही बात टारगेट की करते हैं, सर आंख बंद करके छोड़ दीजिए इसको। 2800 रुपए एक साल में आपको टारगेट देने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं है। जो अभी सिचुएशन है, जो अभी हालात है, उस पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है जी। आस्था जी, शामिद तन्हा जी, आप दोनों अगर अलग अलग हैं तो दोनों को ही ये सलाह है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार की दिग्गज कंपनी है और एक साल के अंदर जो लक्ष्य रवि जी देख रहे हैं वो 2800 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, लंबी अवधि का नज़रिया मान करके इसको आप शेयर रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी दिग्गज कंपनियां पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए, तो बने रहिए, यही आपके लिए सलाह है। अब आजमगढ़ से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम होगा सर आपका। सर मेरा नाम कहते हैं कि डब्लू दुबे है। हाँ, डब्लू दुबे। डब्लू दुबे। अच्छा, ठीक है दुबे जी, बताइए क्या करते हैं आप। जी सर, ये मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं अडानी पावर का शेयर लिया है, सर क्या बेच सकता हूँ क्या इसका मतलब। अच्छा, बेचना चाह, किस भाव पे लिए हैं आपने। आपने किस रेट पर लिए हुए हैं। सर लिए तो सर 212 पे लिए हुए हैं। 200 का भाव चल रहा है, तो 12 रुपये नुकसान में क्यों निकलना चाहते हैं, कोई खास कारण, या आपको लग रहा है कि नहीं कहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। यही डर है सर, कहीं और तो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए इसलिए। चलिए ठीक है। आशंकाएं हैं तो उसका निवारण जो है जरूरी होता है। रवि जी हैं यहाँ पर तमाम आपकी आशंकाओं का निवारण करने के लिए। रवि जी, 212 पे लिया हुआ है। अब इन्हें लग रहा है कि इतनी सारी खबरें देख करके कहीं ऐसा ना हो, अभी 12 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, आने वाले दिनों में नुकसान कहीं बढ़ता हुआ ना दिखाई दे। क्या करें, थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए या फिर ये निकलना चाह रहे हैं, इन्हें निकल जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल धैर्य दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें तो 2 दिन पहले ये 214 216 रुपए था। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए
और 180 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। थोड़ा सा अगर 190-95 के पास आता है, थोड़ी एवरेज और कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 230-235 के लक्ष्य से पहले निकलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे लगता है आपको अच्छा बेहतर मुनाफा ये स्टॉक देता हुआ नजर आएगा। अगला प्रश्न जो है लें दर्शक का, उससे पहले एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे। और ये मुंबई में भी जो तमाम हमारे साथ लोग जुड़े थे, नीलेश शाह जी, तमाम लोगों से प्रश्न पूछा गया कि अभी कुछ एक एक्सपर्ट्स का ये कहना रहा, आप बीच में आ रहा था कि ये एक तरीके से शुरुआत हो गई है, जो एसवीबी बैंक वाला घटनाक्रम हुआ कि 2008 में ऐसा हुआ था। क्या वाकई में ये इतनी बड़ी क्राइसिस है? और अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसका सीधा असर क्या भारतीय बाज़ारों पर या भारतीय बैंकों पर पड़ेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे तो आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन क्या ये आपको कहीं से भी 2008 जैसा डरावना लग रहा है, या आपको लगता है कि सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपुल जी, हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसी न्यूज, ऐसा इम्पैक्ट, ऐसे क्राइसिस आते रहते हैं जिससे मार्केट नीचे करेक्ट होता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे करेक्ट होता है। तो ये तो एक जेन्युइन, ये कहा जाए कि एक नेचर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब बात अगर यहाँ पर इसको इससे रिलेट करें कि जो अभी एसवीबीपी में हुआ है वो क्या है, यूएस में ऐसा जो बैंकिंग फेलियर देखने को मिल रहा है। देखिए, जब जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जाए, लिमिट बढ़ाई जाए, तो ऐसी जगह पे, क्योंकि भारत की तरह यूएस के बैंकों के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, और खास तौर से इसीलिए आपको वहां पर बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि लिवरेज रेशियो वहां पर बहुत ज्यादा था। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि इसका इम्पैक्ट आपको 2008 के कंपैरिजन से अगर करें तो बहुत ही अलग होगा, क्योंकि वहां पर उस समय दूसरे केसेस देखने को मिले थे। ये दूसरा फैक्टर है, और इस समय इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो रहा है उसका भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है, और रही बात फंडामेंटल की बात करें, जब भारतीय बैंकों में फंडामेंटल इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि सर यहाँ पर जितना डिपॉजिट है उसके अगर अगेंस्ट में लोन देखा जाए तो बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में इस तरीके की न्यूज होती है जिसकी वजह से एक टेम्परेरी फॉल देखने को मिलता है, इंटरनेशनल में एक प्रेशर दिखता है, एक पैनिक सिचुएशन दिखती है, तो उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर डायरेक्ट रिलेटेड है तो उस पर दिखाई देगा। और क्योंकि बहुत से बैंकों का एक्सपोजर बाहर होता है, बहुत से बाहर के बैंकों का एक्सपोजर इंडिया की कंपनीज में होता है, तो इस वजह से ये उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ ये सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है सर कि जो एक पहले गीत भी था, ये वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब हमारे घरेलू निवेशक जो छोटी छोटी एसआईपी करके बाजार को जिस तरीके से संभाल लेते हैं, और लगातार एफआईएस की बिकवाली के बावजूद, तो 2008 में शायद ऐसी स्थिति नहीं थी जिस तरीके का निवेश हमारे घरेलू फंड्स जो है बाजार में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिनेरियो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है बाजार के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे यहाँ पे पिछले 2 सालों से देखा जाए तो एफआईआईज ने काफी मोटे प्रॉफिट बुक किए हैं, या फिर ये कहें कि उन्होंने कंटिन्यू पोजीशंस जो हैं वो अपनी स्क्वायर अप भी की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। और खास तौर से यूएस वालों को कहीं ना कहीं से तो ये परेशानी जरूर दिखती होगी कि भारतीय बाजार जो है वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग है और ग्रोथ और रिटर्न अच्छे दे रहे हैं, तो समस्या तो जरूर है। तो आपने जो ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टंट होते हैं, ये इकोनॉमी में इस तरीके के उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, वंदना जी ने हमें प्रश्न भेजा है, आगरा से हैं वंदना जी, और वंदना जी का जो प्रश्न है वो है रिलैक्सो को लेकर के। रिलैक्सो कब तक रिकवर होगा? मेरे पास 20 शेयर हैं 830 रुपये पे। अच्छा, 830 रुपये की इनकी खरीद है, और अभी हम देख रहे हैं 763 के आसपास चल रहा है। कंजम्पशन वाली स्टोरी है सर, लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे है। अभी क्या कुछ लग रहा है, रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, बने रहें, या इनको नुकसान बुक कर लेना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं? 1000 रुपये से हमने देखा कि 1400-1500 के बाद से लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय अगर ये दे सकते हैं, और इन्होंने बोला भी है कि ये समय दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर रिवर्सल आप देखते हैं तो आपको आने वाले 15 से 20 दिनों में रिवर्सल के चांस देखने को मिलेंगे। नहीं तो इन लेवल्स पे आप फोकस करके रखिए। अगर यहाँ पर ये लेवल सस्टेन नहीं होते हैं, 2-3 दिन इनसे इस लेवल से नीचे मार्केट बंद होता है, तभी एग्जिट करिए। नहीं तो अदरवाइज मुझे लगता है समय देना जरूरी है, और वापस एक बार रिकवरी के साइन यहाँ पर बन सकते हैं।
ठीक, तो चलिए थोड़ा सा धैर्य दिखाइए वंदना जी, जो है 15-20 दिन में ही हो सकता है कि चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दें, तो होल्ड कीजिए, आपके लिए सलाह अभी निकल करके आती हुई। अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगले दर्शक जी हैं रवि कुमार जी। चलिए रवि जी का प्रश्न है रवि जी के लिए। तो रवि जी कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी की है, गेल के शेयरों में इन्होंने खरीदारी की है और इनकी जो खरीद का भाव है वो इन्होंने 78 बताया है। 50 शेयर इनके पास गेल के हैं और अभी ये प्रॉफिट में है। चलिए बहुत कम दर्शक ऐसे आ रहे हैं, एक अदानी पे आए थे और अब ये हैं 78 के खरीदे हैं और अभी हम देख रहे हैं 110 के आसपास से ये शेयर ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर, गेल कैसा लग रहा है आपको? हालांकि रेंज में तो है एक, लेकिन ओवरऑल आपकी राय गेल को लेकर के? बिल्कुल सर, पॉजिटिव है, देखने की जरूरत नहीं है, लेके भूल जाइए। ये स्टॉक वैसे भी आपको जो है वो एक अच्छा खासा 10% का डिविडेंड यील्ड देता है और जो डिविडेंड का प्रोग्राम हुआ तो उस पर हमने इस तरीके की स्टॉक्स की चर्चा की थी, उसके बाद से तो ये आपके रिटर्न बहुत आगे बढ़ा चुका है। कंटिन्यू रखिए 125 के लक्ष्य। जी सर, अपना उत्तर जो है दोबारा अगर आप एक बार दोहरा दें, शायद कुछ वजह से आवाज़ थोड़ी सी कट गई। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 125 के लक्ष्य के लिए मुझे लगता है कि इस स्टॉक को कंटिन्यू रखिए। 10% यील्ड है तो मुझे लगता है कि डिविडेंड का भी फायदा लीजिए और यहाँ पर स्टॉक जो चढ़ रहा है उसकी तेजी लीजिए। ठीक है, चलिए तो बने रहिए, आपके लिए सलाह है। और इस बीच बहुत सारे आपके प्रशंसक आपके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं और किशन कुमार जी कह रहे हैं वेरी कमेंडेबल कमेंट्स गिवन बाई रवि सर। चलिए, जो आपने अभी बैंकों को लेकर के टिप्पणियाँ की उस पर किशन कुमार जी आपकी सराहना कर रहे हैं सर। इस बीच वंदना जी कह रही हैं धन्यवाद वंदना जी कार्यक्रम देखने के लिए, अपना प्रश्न पूछने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ हर रोज़ आप जुड़ा कीजिए, अपने प्रश्न पूछ लिया कीजिए। सर, एक अगला जो सवाल है वो मेटल को लेकर के ही है। मेटल को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न आ रहे हैं और अब क्या आप ये माने कि जो करेक्शन होना था वो पूरा हो गया और अब काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, नाल्को हो। ओवरऑल मेटल सेक्टर पे आपकी राय और आपकी पसंदीदा कुछ एक मेटल कंपनी आपके पोर्टफोलियो में कोई है जो आपको अच्छी लगती हो? सर, आपकी आवाज़ म्यूट हो गई सर शायद। जी, मैं कह रहा हूँ आपके मेटल काउंटर में उतार और चढ़ाव तो अभी थोड़ा ज्यादा बना रहेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना जिस हिसाब से ओपन हो रहा है, चाइना ने अभी प्रोडक्शन कट की बात की है, तो वो सारे इम्पैक्ट की वजह से कंपनियों को बेनिफिट होगा, प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे। लेकिन जहां तक आपने बाय स्टॉक की बात की है तो मैं आपको यहाँ पर 3 स्टॉक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, नेशनल एल्युमिनियम है। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील है और तीसरा स्टॉक अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो मैं VDL यानी वेदांता की बात कर रहा हूँ। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं वो अग्रेसिव तरीके से रिटर्न्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका इनमें फोकस रखना चाहिए। अब थोड़े छोटे शेयर की तरफ भी जाते हैं या फिर ये कहेंगे जो थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रखते हैं, जैसे कि आपका जिंदल स्टील है, हिंडाल्को है। इन स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। हिंडाल्को की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 340-350 के आसपास तक के लक्ष्य तक आता है तो ज्यादा अट्रैक्शन देगा। जिंदल स्टील की बात करें तो मुझे लगता है 550-500 के लेवल पे आता है तो अट्रैक्शन देना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि सही टाइम पे खरीदारी करें या फिर अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करें, जिससे कि आपके रिटर्न्स ज्यादा बड़े और अच्छे हो सकें। ज़्यादा बड़े और अच्छे हों। सर, अगर 2-3 साल का नज़रिया हो, आप शेयरों पे भी आते हैं आने वाले टाइम में। अभी एक दर्शक हमारे हैं जो कि अभी वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनसे संपर्क हो जाता है तो उनसे बातचीत कर लें पहले। लेकिन अगर 2-3 साल का व्यू ओवरऑल मार्केट पे आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से हम ये मान के चलें कि अगले 2-3 साल में ये जो है बाज़ार एक दायरे में ही फंसा रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं अब एक बाउंस का वक्त आ चुका है? 3 साल के नज़रिए के लिहाज से बाज़ार की दिशा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ विपुल जी कि एक साल के हिसाब से भी देखें तो 12 से 16% का रिटर्न कहीं गया नहीं है और मार्केट बहुत अच्छे अट्रैक्शन लेवल पर है। निफ्टी इस साल 21,000 तक का लेवल टेस्ट करेगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने जैसा बताया कि जितना आप 16,500 के पास खरीदारी करेंगे उतने ज्यादा बेहतर और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस समय मार्केट की ऐसी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग बनाकर रखें जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सके। ठीक, चलिए, एक दर्शक जिन्होंने अभी व्हाट्सएप के जरिए सवाल हमें भेजा है, हम कोशिश कर रहे थे उनको मिलाने की, लेकिन शायद बातचीत उनसे नहीं हो पाई। चलिए, शैलेंद्र सुमन जी ने प्रश्न भेजा है और ये इनका संदेश आपके लिए ये है। सर, राम राम सर, आपके चैनल में बहुत कम दिनों से देखना शुरू किया है, लेकिन जब से आपका चैनल देखना शुरू किया है
बहुत चंचल, मैं बहुत सारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुका हूं। आपका सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आपसे आग्रह है कि कृपया इसी तरह बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास पूरा रहता है सर आपकी उम्मीदों पे खरे उतरने का। लेकिन ये जानना ये चाह रहे हैं सर, आप कोई 1 या 2 स्टॉक ऐसा हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 7 से 15 दिनों के लिए। तो इन तमाम सराहनाओं के बाद इन्होंने आपके लिए एक दरख्वास्त भी डाली है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के, और 7 से 15 दिन यानी कि ट्रेडिंग का ही नज़रिया है, 15-20 दिन का नज़रिया इनका है। कुछ है सर ऐसे आपके पोर्टली में कुछ? जी बिल्कुल, मेरी पोर्टली में आज जो सेलेक्ट किए हैं मैंने 10 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें सबसे पहला आता है कोल इंडिया। बिल्कुल परचेज कर लीजिए 235 के लक्ष्य के लिए। मार्केट में उतार और चढ़ाव रहेगा लेकिन ये आपको स्टॉक दे देगा। दूसरा स्टॉक अगर बात करता हूं तो वो है HDFC बैंक। मुझे ऐसा लगता है कि आपको HDFC बैंक की तरफ फोकस करना चाहिए, अच्छे लेवल्स पर है और बैंकिंग सेक्टर में जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये सेक्टर, ये स्टॉक एक बार 1650 के लक्ष्य दिखा सकता है, तो ये 2 स्टॉक्स आप अपने फोकस में भी रख लीजिए। बाकी 8 स्टॉक की आप कहेंगे तो मैं जरूर नाम लूंगा। नहीं बिल्कुल सर, वो जो हमारे दर्शक थे जिन्होंने प्रश्न बोला था कि 5 साल के लिए वो पैसे 3 साल के लिए वो पैसे लगाना चाह रहे हैं 5 लाख रुपए, तो मुझे लगता है वो इंतजार कर रहे होंगे, तो अगर उनको उत्तर नहीं मिला तो नाराज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पेन पेपर से आप लोग नोट कर लीजिए जो स्टॉक्स आपको लेने हैं। सबसे पहला स्टॉक जब सीमेंट सेक्टर से मैंने लिया है जो कि है इंडिया सीमेंट, जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर फेडरल बैंक, इन दोनों में से कोई भी बैंक या दोनों को पार्शियली आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक मैंने पावर सेक्टर से लिया है टाटा पावर, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चौथा स्टॉक है जेंसर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आईटी सेक्टर से मैंने एक और स्टॉक चूज किया, उसका नाम है HCL। तो आप जेंसर और HCL में अपना पैसा डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही तीसरे स्टॉक की अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़े तो मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पर काफी अट्रैक्शन दे रही है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। डिफेंस से आप BEL, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप गेल, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 10 स्टॉक आप 5 साल के लिए अगर रखते हैं, 3 साल के लिए रखते हैं, 2 साल के लिए रखते हैं, तो आपको बढ़िया बेहतरीन डिविडेंड और बेहतर रिटर्न, इसकी कम से कम आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। चलिए, तो शानदार 10 शेयर हैं। अगर आपसे मिस हो गया तो एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ। कोल इंडिया, HDFC बैंक, इंडिया सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, जेनेसार टेक, HCL टेक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, BEL और गेल। तो ये एक अपनी सूची बना लीजिए और लंबी अवधि के नज़रिए के साथ 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल आप निवेशित रहिए। आने वाले दिनों में आपको डिविडेंड भी मिलेगा, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और शेयर बाजार का अनुभव भी आपका अच्छा रहेगा। रवि जी, चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स पर मैंने चर्चा की है, मेरे यहाँ से जो हमारी प्रीमियम रिसर्च एडवाइजरी सर्विसेज है उस पे हमने ये स्टॉक्स को रिकमेंड किया है। लेकिन मेरा कोई भी पर्सनल ट्रेड या मेरी फैमिली का कोई भी पर्सनल ट्रेड इन स्टॉक्स पर नहीं। अभी जी, आप जब भी जुड़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है और समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। आज भी बताइए 3 बज गए और 1 घंटे कार्यक्रम करते करते पता ही नहीं चला। ऐसे ही आते रहिए सर कार्यक्रम में और तमाम दर्शक आपका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों का पोर्टफोलियो और बेहतर बनाने के लिए और उनको इतनी मूल्यवान सलाह देने के लिए शुक्रिया आपका। तो हेलो मनी 9 को फिलहाल समेटने का वक्त हो गया है। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि सोमवार के दिन भी हम बात शेयर बाजार की ही करेंगे। तो शेयर बाजार के अगर आपका प्रश्न आज कार्यक्रम में नहीं लिया गया है तो सोमवार को ले लेंगे, उस पर बातचीत कर लेंगे। अपने सवाल आप भेजते रहिए 9311211874 पर। कौन से शेयर लेना चाह रहे हैं, किस शेयर में आपने निवेश किया हुआ है, कितने समय के लिए निवेश किया हुआ है, ये तमाम डिटेल के साथ 9311211874 पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। money9query@tv9.com पे आप मेल कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न होगा हम उस दिन के एक्सपर्ट से हम आपके उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान कम से कम हो और अच्छे से अच्छा रिटर्न आप पा सकें। तो हेलो मनी 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए, अपनी जेब से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ। और जल्द ही जो हमने कॉन्क्लेव किया है उससे बहुत सारे कार्यक्रम, उसकी बहुत सारी झलकियां आप सबको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी झलकियां आप देख चुके हैं, कुछ चीज़ें अभी हमने बचा के रखी है। तो मनी 9 के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नमस्कार।